नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल IW एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न इसमें सही गए जाने वाले हैं और कितने प्रश्न आपने सही अटेम्प्ट किया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। सामान्य हिंदी के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है। तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, निम्न में से नासिक वर्ण कौन सा होता है। तो दोस्तों, इसमें आपको बता देना है। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को IW एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो देखिए, बताइए बच्चों, इसके अंदर हमारा नासिक वर्ण कौन सा है। तो नासिक वर्ण होता है हमारा इया, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को लगाया है दोस्तों, वह प्रश्न हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यानी इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। यानी ये जो हमारे पंचम अक्षर को ही नासिक वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, ये रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो बच्चों, इसमें ये रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रे ले वे की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये अंतस्थ व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। ये रे ले वे अंतस्थ व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर तालव्य वर्ण अलग होते हैं उसमें व्यंजन की बात करते हैं तो इसकी संख्या भी 4 ही होती है। तीनों से और है इसके अंतर्गत आते हैं, जो हम आने वाले प्रश्न में डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जैसे कि आप जानते हैं, शुद्ध वर्तनी से कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा को की दृष्टि से देखते हुए इसमें शुद्ध वर्तनी के कई सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है। जैसे कि सन्यासी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो शुद्ध वर्तनी की अगर बात करते हैं सन्यासी का, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होने वाला है। सन्यासी को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जैसे कि मैंने बताया, कई एग्जाम के अंदर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको कुमुदनी का सही यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बताना है। तो कुमुदनी को किस तरह से लिखते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा इसमें आपने ऑप्शन लगाया है, आपका कौन सा ऑप्शन सही था। यानी अगर मैं वहाँ पर बात करता हूँ तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होने वाला है। कुमुदनी को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो जिन बच्चों का ऑप्शन सी सही है, जिन बच्चों ने सी ऑप्शन को लगाया है, उन बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। इसी के साथ साथ स्टूडेंट, अगला प्रश्न होने वाला है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो प्रतिकूल के अंदर जैसे कि आप जानते हैं उपसर्ग यानी प्रयुक्त किया गया है। तो इसके अंदर हमारा प्रति उपसर्ग को प्रयुक्त किया गया है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होने वाला है। यानी शुरू में जो उपसर्ग लगाया जाता है प्रति इसके अंदर लगाया गया है। प्रतिकूल यानी प्रति इसके अंदर क्या है, उपसर्ग प्रयुक्त है। प्रतिकूल के अंदर हमारा प्रति उपसर्ग प्रयुक्त अक्षर है ये। और इसी के साथ साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास उपसर्ग होते हैं उनको अलग अलग कई सारे संक्षेप में पूछा जाता है। तो आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहने वाला है। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो बच्चों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कमेंट करके बताइए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। यानी संक्षेप, ना इसका बी ऑप्शन रहेगा, ना सी, ना डी। यानी ना ही विस्तार होता है, विग्रह, ना विच्छेद, संक्षेप हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट होने वाला है बच्चों। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, तो मनचाहा में कौन सा समास है। तो मनचाहा के अंदर कौन सा समास है। तो बच्चों, इसमें कमेंट करके बताइए। तो मनचाहा यानी दो एक साथ आ रहे हैं। तो जहाँ भी दो चीज़ें एक साथ आएँ तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, हमारा तत्पुरुष समास होता है। यानी मन को चाहना, चाहने वाला क्या कहलाता है। यानी को का लोप हो रहा है, के लिए, मन के लिए, मन को चाहने वाला, मन से चाहने वाला। ठीक है, तो से का लोप हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होने वाला है। यानी से के लिए, के लिए, यहाँ पर सभी जगह हमारा तत्पुरुष समास होता है।
समास 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। और इसके साथ साथ हमारा अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट होने वाला है। मैं बात करता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो 4 शब्द होते हैं, सबसे पहला आता है हमारा तत्सम, और उसके साथ साथ हमारा जैसे आपने देखा होगा तद्भव, और उसके बाद होता है हमारा देशज। और ये जो हमारे पास तत्सम, तद्भव, देशज और होता है निदेशज। तो ये हमारे 4 भेद होते हैं शब्द के, जो इस प्रकार होते हैं। इन चारों के बारे में पता होना चाहिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके साथ अगला प्रश्न होने वाला है, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है, यानी जो हमारे देश से लिया गया है, यानी जो हमारे देश में बोला जाता है। जैसे कि अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को लगाया है बच्चों, उनका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। देशज अब शब्द हमारा लोटा होने वाला है। लोटा एक हमारे देश का शब्द है, देशज शब्द है। लोटा, लुटिया, ये सब क्या है, हमारे देशज शब्द होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होने वाला है। और एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों, जिन बच्चों की प्रिपरेशन आप एग्ज़ाम से पहले अपना डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन सही लगाया है, उनका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इसके साथ साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं, मजिस्ट्रेट शब्द है। तो मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है दोस्तों, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जैसे कि मैंने बताया शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यानी हमारा जो मजिस्ट्रेट शब्द है वो विदेशज है, क्योंकि विदेश से लिया गया है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट होने वाला है। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को लगाया है, उनका यह प्रश्न बिल्कुल सही है, उनका उत्तर ये बिल्कुल सही रहने वाला है। तो इस तरह से आपको यह प्रश्न अटेम्प्ट कर देने हैं बच्चों। इसके साथ साथ हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा होने वाला है, इसका आपको कमेंट करके ज़रूर ऑप्शन बताना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऋण शब्द कौन सा है। बच्चों कमेंट करके बताइए, निम्न में से ऋण शब्द कौन सा है। ऋण शब्द कौन से होते हैं, जल्द से जल्द कमेंट करिए, इनमें से ऋण शब्द कौन सा है। तो पंकज, वैभव, जलज, मलयस। तो आप बताइए ऋण शब्द कौन से होते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और आपको वीडियो प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा हमें। यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अवश्य ही यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर जो हमारा वैभव हमारा एक निम्न में से ऋण शब्द हो जाएगा, बाकी हमारे ऋण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी जिन बच्चों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है बच्चों। और आपको यहाँ पर वैभव लगा देना है। वैभव क्या है, एक ऋण शब्द है। अगला प्रश्न है, संकर शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यानी संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। जैसे कि हमने बताया अर्थ यानी तत्सम, देशज, विदेशज, 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। यानी संकर शब्द 2 भाषाओं के शब्द से मिलकर बना हुआ शब्द होता है। यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट होने वाला है। 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है, हमारा संकर। संकर क्या है, ये इसका अर्थ 2 भाषाओं से मिलकर के बना है, तो इसलिए हम संकर शब्द को बोल सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए रेलगाड़ी की अगर बात करता हूँ, तो रेलगाड़ी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। रेल यानी एक अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी यानी एक हिंदी का शब्द है। तो ये रेलगाड़ी भी क्या हो गया, एक हमारा 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, यानी जैसे कि संकर और वैसे ही हमारा रेलगाड़ी है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट होने वाला है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर बात करता हूँ कौन सा शब्द बहुवचन है। तो यहाँ पर ऑप्शन माता, पिता, प्राण, लड़का, किताब। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, यानी प्राण हमारा यहाँ पर बहुवचन होते हैं। बाकी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट होने वाला है। इसके साथ साथ अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता देना है कारक के कितने भेद होते हैं। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं, जिनको आपको बता देना है। तो कारक
के 8 भेद होते हैं जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन को लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। और कई सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कारक से। और सामान्य हिंदी आप जानते ही हैं 37 क्वेश्चन हमारे सामान्य हिंदी के रहने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर के 74 मार्क्स हमारे हिंदी गेन करने वाली है। तो अगर आपका हिंदी अगर सब्जेक्ट सही है तो यहाँ से आप काफ़ी नंबर्स को अपने गेन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसके अंदर रखा गया है। तो कारक जैसे कि जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है इसके साथ साथ भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है बच्चों, जैसे कि आप बात जानते हैं एक वचन और बहुवचन। तो भारतीय शब्द का बहुवचन यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट होने वाला है, यानी भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, भारतीयों, ना ही भारतीयों ना भारतीयों ना इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट होने वाला है क्योंकि बी सी और डी ये इनकरेक्ट हैं। तो ऑप्शन ए जिन बच्चों का लगाया है वो सही प्रश्न है, हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न है के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो के लिए किस कारक का चिन्ह है, के लिए हम संप्रदान के लिए यूज करते हैं, ना ही कर्मवादक है, ना ही संबंध है और ना ही अपादान है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है दोस्तों। यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, के लिए यानी संप्रदान के लिए, जैसे तुमने देखा होगा के लिए हम जो यूज करते हैं के लिए यानी संप्रदान के लिए हम यूज करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट होने वाला है। असुर का पर्यायवाची शब्द है, असुर का पर्यायवाची शब्द पूछा है, यानी इसका दूसरा शब्द क्या बन सकता है। तो देखो यहाँ पर कई सारे प्रश्न स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो असुर का पर्यायवाची दानव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर असुर का पर्यायवाची दानव हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट होने वाला है। मैं अगर बात करता हूँ सुधा का पर्यायवाची क्या होता है, तो सुधा का अमृत होता है, चक्षु का हमारा आँख होता है। और मैं यहाँ पर घोटक की अगर मैं बात करता हूँ तो घोटक का पर्यायवाची क्या होता है, तो यहाँ पर अश्व होता है। तो बच्चों जिन बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, असुर का पर्यायवाची हमारा दानव होता है। तो इसके साथ साथ हमारे ये सभी ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है हमारा विस्तार का विलोम शब्द है। तो विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है, विस्तार का ऑप्शन लघु, छोटा, सूक्ष्म, संक्षेप। तो विस्तार का विलोम शब्द होता है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को लगाया है दोस्तों उनका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी संक्षेप। अगला प्रश्न है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए फूल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सुमन भी क्या है, फूल का पर्यायवाची शब्द है। कुसुम क्या है, फूल का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प भी क्या है, एक फूल का ही पर्यायवाची शब्द है। लेकिन अब मैंने यहाँ पर देखा वसुंधरा क्या है, एक पर्यायवाची, फूल का पर्यायवाची वसुंधरा शब्द नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा सुमन, कुसुम, पुष्प और ये तीनों शब्द हमारे फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन वसुंधरा को देखा जाए इसने पूछा है नहीं है, तो नहीं है यानी ये तीन हमारे किसके सब पर्यायवाची हैं, फूल के पर्यायवाची हैं। लेकिन नहीं है पूछा है तो वसुंधरा हमारा फूल का पर्यायवाची नहीं, किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची वसुंधरा हो जाएगा। तो वसुंधरा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है लंबोदर में कौन सा समास है। देखिए लंबोदर में कौन सा समास है, तो इसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। देखिए समास हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि बहुव्रीहि समास कौन से होते हैं, ऑप्शन सी जिसका भी रहा होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उदर जिसका, यानी लंबोदर जिसे कहते हैं। तो गणेश जी के लिए कहते हैं। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है, जहाँ पर हमारा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी दोनों पद अप्रधान होते हैं और जिससे कोई तीसरा पद प्रधान होता है वही हमारा बहुव्रीहि समास होता है। ना ही इसमें हमारा पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों मिलकर के किसी तीसरे पद को प्रधान बनाते हैं, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट होने वाला है, यानी अप्रधान होते हैं दोनों पद और दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है देवासुर में कौन सा समास है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बता देना है देवासुर के अंदर कौन सा समास है, यानी इसके अंदर देव और असुर यानी दोनों चीज़ें आ रहे हैं, देवासुर आ रहा है तो यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों क्रियाओं का इसमें लोप हो रहा है, दोनों चीज़ों के बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो जहाँ पर दोनों
पदों के बारे में बताया जा रहा हो वो कौन सा समास कहलाता है, हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे देव और असुर, देव असुर के अंदर कौन सा समास हो जाएगा, हमारा द्वंद्व, यानी कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी दोनों के बारे में बताया जा रहा है। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो क्या कहेंगे, आज्ञा कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे, विशेषज्ञ कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको कमेंट करके बताना है जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं। तो जो सब कुछ जानता हो उसका राइट ऑप्शन बताइए, तो उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ कहते हैं। जिन बच्चों का ऑप्शन बी रहा होगा वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ये जो दोहा है वो किसके द्वारा लिखा गया है, जो चौपाई है, जो दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गोविंद गुरु दियो बताए। तो ये काके यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट होने वाला है। और अगला प्रश्न है, अंधे की लकड़ी का अर्थ है। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है, गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना। नहीं बच्चों, अंधे की एकमात्र लाठी का सहारा, यानी बोलते हैं अपने अंधे की एकमात्र लाठी, यानी एकमात्र क्या हो जाएगा इसका सहारा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है बच्चों, ये कमेंट करके जरूर बताइए। 9, 33, 16, 99। तो यहाँ पर कमेंट करके बताइए संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। जिन बच्चों का राइट ऑप्शन बी रहा होगा यानी 33 होती है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। जिसमें हमारे पास जैसे देखा होगा हमारा स्थायी भाव, स्थायी जो हमारे पास ए ऑप्शन है, जो संचारी भावों की संख्या होती है हमारे पास वो हमारे 33 होती है। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अलंकार बता देना है, अनुप्रास अलंकार है या यमक या उत्प्रेक्षा या उपमा अलंकार है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसके अंदर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होने वाला है। काली घटा का घमंड घटा यानी यमक अलंकार है, काली घटा का घमंड घटा। तो इसके अंदर जहाँ भी एक शब्द का ही 2 बार प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इसका ट्रिक यही होता है। जहाँ भी जैसे घटा घटा यानी 2 जगह इसका प्रयोग किया गया है, एक ही शब्द का 2 बार जहाँ भी रिपीटेड किया जाए, एक साथ 2 बार यूज किया जाए, वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यमक अलंकार कहाँ होता है, जैसे तुमने देखा काली घटा का घमंड घटा, काली घटा में भी क्या है और घमंड घटा, यानी घटा शब्द का 2 बार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमेशा हमें यमक अलंकार को ही अटेम्प्ट करना होता है। तो ये ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देना है। शत्रु का पर्यायवाची सागर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यानी अरि और अनुज यानी सखा। तो इसमें आपको बता देना है ऑप्शन शत्रु का पर्यायवाची अरि होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी वर्ण कितने होते हैं। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है, बताइए दोस्तों, ये ऑप्शन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो जिन बच्चों का ए ऑप्शन करेक्ट रहा होगा यानी जिन्होंने 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 25 होती है, और स्वर की बात करते हैं तो 11 होते हैं, और व्यंजन की बात करते हैं तो हमारे 33 होते हैं। जो आप जानते हैं स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, कचट तप जो हमारा वर्ग होता है, कचट तप, तो वो हमारा पूरा स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हर 5 कैटेगरी बनती हैं, जिसको हम 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 हमारी संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देना है। जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए। दंत, तालव्य, कंठ, ओष्ठ है। तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ हो जाएगा, क्योंकि क वर्ग कंठ से बोला जाता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तालव्य वर्ग, हमारा तालव्य से यानी ख वर्ग आ जाएगा।
अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है, तो आपको 11 होती है। स्वरों की संख्या हमेशा 11, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट होने वाला है। जिन बच्चों का ऑप्शन डी लगाया है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न, और अगर आप अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे मॉक टेस्ट, तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया, कितने आपके सही गए वो ज़रूर बताइएगा, और आप अगला वीडियो कैसा चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।